से रिकॉर्डिंग्स ऑन हो। ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 10th क्लास का जो है आज आपका पहला क्लास है। तो पहला क्लास होने के कारण आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, कब कब क्लासेस होंगी, हमारा समय क्या होगा, हम किस लेवल का पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, सारी जानकारी, कैसे पोल में आंसर करना होता है, कैसे डाउट पूछने हैं, कैसे क्या करना है, हर तमाम बातों को जो है सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपकी क्लासेस कब कब होंगी, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आपकी क्लासेस डेली 7 से 8 होंगी। कितने बजे से होंगी? 7 से 8 आपकी क्लासेस रहेंगी। लेकिन मैं जो है यहाँ पे 6:45 में अवेलेबल रहूंगा। यानी आप जो है क्लास ज्वाइन कब कर सकते हैं? 6:45 से लेके 7 बजे के बीच में कभी भी क्लास जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आज की क्लास में जैसे 7 से 8 में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट ऐसा रहता है तो आज ही क्लास में आप पूछ लेना। लेकिन आपको लगता है कि आज की क्लास में आप पूछ नहीं पाए, क्लास का टाइम खत्म हो गया, आपको बाद में याद आता है कि हमें कुछ पूछना था आज के क्लास से, तो आप अगली क्लास में क्या करना कि 15 मिनट पहले जुड़ जाना और डाउट जितने प्रकार के हैं, जो भी सवाल हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपने किताब का क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप 6:45 में क्लास ज्वाइन कर लेना और जरूर पूछ लेना। ठीक है। तो ये हो गई पहली बात कि 7 से 8 आपकी क्लासेस रहेंगी। दूसरी बात कि आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन चलेंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। सप्ताह में कितने दिन? 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, 7 से 8, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, जैसे 9th क्लास में चलता था। ठीक है। तो ये हो गया आपका समय सारणी। दूसरी बात कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि इस बैचेज में जो है, जैसे पिछले क्लास में आपने 9th क्लास को पढ़ा, तो इस बार कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। जैसे इस बार आपके स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे और साथ में उन कंसेप्ट को भी पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास के मैथ को पढ़ने के लिए हमें आने चाहिए। यानी जैसे 10th क्लास का आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो उसके पहले के कुछ कंसेप्ट आपको आने चाहिए, जैसे 9th क्लास का, 8th क्लास का, 7th क्लास का। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट होते हैं जिनका उपयोग करके हम 10th क्लास के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कक्षा 10 के गणित के कंसेप्ट और उन कंसेप्ट को भी समझने के लिए जो आवश्यक कंसेप्ट है, उन तमाम चीजों को पढ़ेंगे। यानी आपकी क्लास 10th के सारी चीजों को तो पढ़ेंगे, साथ में उन कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे जो 10th क्लास के मैथ को समझने के लिए क्या है, जरूरी है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि क्लासेस आपकी क्यों चल रही हैं, तो पहली बात कि आप क्लासेस करेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं, इससे आप परिचित होंगे, और गणित विषय का आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसे भी आप समझेंगे। और गणित विषय से कई बच्चों का रुचि नहीं रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है। कई बच्चों को लगता है कि मैथ विषय बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है। तो आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको गणित विषय जो है आपका पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा। आपको लगेगा कि गणित विषय से अच्छा कोई विषय है ही नहीं, इतनी शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तीसरी बात कि क्लासेस कैसे होंगी, तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लासेस जो है गूगल मीट पे होती है, सप्ताह में 3 दिन होगी और आपकी गणित विषय की जो है क्लासेस चलेंगी। ठीक है। तो ये तमाम बातें आप लोग ऑलरेडी जानते थे, फिर भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात कि हम कक्षा 10 की जो है मैथ पढ़ने वाले हैं और विषय गणित पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना है। जैसे मेरे बारे में कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम है करण कुमार। मैं बिहार राज्य से सिवान जिले से हूँ। पिछले 5 साल से गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है, और ये मैं हूँ। आप लोग पहचान पा रहे हैं? कितने बच्चे पहचान पा रहे हैं? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे जल्दी से। कितने बच्चे पहचान पा रहे हैं? मैं ही हूँ। पहचान जा रहे हैं ना? चलिए, नाम भी अब याद रहेगा। वेरी गुड। देखिए, कुछ बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, यानी कुछ बच्चे नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं ही हूं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपको अपने माइक को जो है हमेशा म्यूट करके रखना है। यानी ये जो आकृति है ना, इसी तरीके से ध्यान रखना है कि माइक हमेशा म्यूट रखें। आप खुद सोचिए, क्लास में 20-30 बच्चे रहते हैं, अगर एक बच्चा भी माइक ऑन करके बोलेगा तो सभी बच्चे का क्लास जो है डिस्टर्ब होगा। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, साथ में क्लास में अवेलेबल सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सके। आपको डाउट है तो आप भी पूछो और बाकी बच्चे भी पूछो, लेकिन किसी को किसी के कारण डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए आपको क्या करना है कि माइक हमेशा म्यूट रखना है, और ये कैमरा भी कोशिश कीजिए बंद करके रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि कैमरा आप ऑन करेंगे इससे कोई लाभ नहीं है। जब मैं बोलूंगा कि कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाइए, तो आप ऑन करके दिखा सकते हैं। बाकी ऑल टाइम कोशिश करना है कि ये कैमरा और माइक हमेशा आपका बंद रहना चाहिए।
अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अगर हम डाउट कैसे पूछेंगे, तो डाउट पूछने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि अगर आपको डाउट पूछना होगा तो इस 3 बटन पे क्लिक करना रहेगा। इस 3 बटन से पहले आपको अपने स्क्रीन को बड़ा साइज करने के लिए इस बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये जो बटन दिखाई देता है, इस टाइप का आकृति दिखाई देगा, यहाँ पे आप दबा देंगे तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार से होने के बाद अगर इसे आप ऐसे कर देंगे ना, पलट देंगे अपने मोबाइल को, तो वो हो सकता है कि और बड़ी स्क्रीन हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दबा देना है। अब डाउट कैसे पूछना है, तो डाउट पूछने के लिए आपको ये 3 बटन दिखाई दे रहा है, 3 डॉट, ये 3 बिंदु जो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना रहेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक बड़ा सा पेज जो है ओपन होगा। ठीक है, ये बड़ा सा पेज एक ओपन होगा। तो इस पेज से आप 2 काम करेंगे, एक तो अपना डाउट पूछेंगे, तो डाउट पूछने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाउट पूछने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे इन कॉल मैसेज में। और जब कभी मैं आपको बोलूंगा कि पोल सेक्शन में आंसर करना है, कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो दोबारा से आप इसी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस बार आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। तो एक्टिविटीज का क्लिक कब करना है, पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। ये 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आपको तो सवाल पूछने रहेंगे, जैसे मैं कहता हूं वाई टाइप कीजिए, जैसे मैं कहता हूं एन टाइप कीजिए, तो आपको यहाँ पे इन कॉल मैसेज में ही यानी चैट बॉक्स में ही जाके ये काम करना रहता है। तो आपको कुछ भी पूछना रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा, तो आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, इस इन कॉल मैसेज में जाना है और अपने डाउट को लिख देना है। और जब कभी मैं बोलूंगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, तो दोबारा से इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसी पेज में आना है और इस एक्टिविटीज पे क्लिक करके आप पोल सेक्शन में जो है जा सकते हैं। आगे देखिए, तो इन कॉल मैसेज में क्लिक करके आप क्या कर लेंगे, अगर कोई भी सवाल पूछना है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है। और ये एक्टिविटीज कैसे आएगा, तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आएगा। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा ओपन एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो आपको इसमें से ऊपर वाला पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहेगा। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, ये पहला पेज ओपन होगा। ये तो एक सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा उस समय, तो आपको उस क्वेश्चन का जो भी आंसर सही लगेगा उसे आप सिलेक्ट करेंगे अपने उंगली से। तो जैसे मान लेते हैं बी आंसर है, तो इसे उंगली से टिक आउट करेंगे, फिर ये ऐसे ग्रीन बटन दिख के आएगा आपको, ब्लू बटन वोट का, आप उसे क्लिक कर देंगे तो ये वोटेड लिख के हो जाएगा। और ये वोटेड का मतलब है कि आपने उत्तर पोल सेक्शन में दे दिया। ठीक है, तो ये वोटेड बटन जैसे ही आप क्लिक कर देंगे इसको सिलेक्ट करके, तो आपको वोटेड दिखाएगा, यानी आपने आंसर कर दिया। तो ये पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका है। अब आपने कितना सीखा इसे अभी हम चेक करते हैं और देखते हैं कितने लोगों ने मेरी सारी बातों को सुना है, समझा है और कर पा रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि आपने कितना सीखा है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जब भी पोल सेक्शन ऑन रहेगा आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा। तो पोल सेक्शन में जाके इस प्रश्न का उत्तर करना है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। और ये चीजें मैंने अभी क्लास की शुरुआत में ही बताया था। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड, फोन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। जैसे आप लोग पोल में आंसर कर देते हैं तो उसको बताने के लिए भी कि मैंने आंसर कर दिया, माइक ऑन नहीं करना। वेरी गुड, अभी भी मैं देख पा रहा हूं 5 से 6 बच्चों का जो है आंसर नहीं आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। जब आप पोल में आंसर करते हैं ना तो एक सीट क्रिएट होता है, मैं अगले क्लास में आपको दिखाऊंगा। तो उसमें टॉपर लिस्ट निकल के आएगा कि किस बच्चे ने आज की क्लास में कितने सवाल का सही उत्तर दिया, किस बच्चे ने सबसे कम उत्तर दिया, किस बच्चे ने पोल में उत्तर नहीं दिया, कौन सा बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं किया। ये सारी चीजें निकल के आती है एक डेटा, और वो डेटा मैं आपको भी दिखाऊंगा और आपके स्कूल टीचर है ना उनको भी दिखाया जाता है, ताकि आपको वो देखें और देखने के बाद आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे। इसीलिए पोल में उत्तर देना बहुत जरूरी है। तो मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 10, 9, 8। देखिए पोल में कैसे उत्तर करना मैं दोबारा से बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे जो है ना 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प आता है, ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 8 सेकेंड, सिर्फ 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो सभी बच्चों को जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए 2 बच्चों ने अभी भी उत्तर नहीं किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि हम जो है सप्ताह में 3 दिन जो है क्लासेस करेंगे, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस चलेंगे। चलिए एक सवाल और देते हैं आपको मौका कि आप लोग सीखें कि नहीं। इस सवाल का आंसर सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, इस सवाल का आंसर सभी बच्चे करेंगे क्योंकि पिछले सवाल का 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था। चलिए जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। जैसा मैंने बताया कि ये डेटा आपके सामने आएंगे और टॉपर, जो क्लास के टॉपर होते हैं, उनको मैं इसी डेटा से निकालूंगा कि पोल में सबसे ज्यादा सही उत्तर कौन से बच्चे दे रहे हैं, किनका पोल में, सभी पोल में आंसर करते हैं। इन सबका डेटा आएगा और वो आपकी टीचर्स को भी बताए जाएंगे। एक बच्चा और है जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वेरी गुड, बी। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है सभी बच्चों का कि हम लोग जो है गणित विषय को पढ़ने वाले हैं। यानी अब आप लोग सीख चुके हैं कि पोल में आंसर कैसे करते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता था कि पोल में आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें। अब कुछ जरूरी चीजें जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात कि हमेशा क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको शांत जगह पे बैठना है। यानी जब भी आप क्लास ज्वाइन कीजिए तो कोशिश कीजिए वैसे जगह पे बैठे जहां पे शोरगुल ना हो रहा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सामने टीवी चल रहा होता है और वहां बैठ जाते हैं, कोई गाना सुन रहा होता है वहां बैठ जाते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, वहां पे मोबाइल से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करना गलत नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए कि एक शांत जगह बैठ के क्लास करें। ठीक है, जैसे आप स्कूल में क्या करते हैं, एकदम शांत जगह पे बैठते हैं और मिलके पढ़ाई करते हैं, वैसे ये भी है, आपको अपने घर में ही शांत जगह पे बैठना है। दूसरा चीज कि हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि मैं कोई भी चीज बताऊं कि आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप उसे नोट डाउन कर सके। जैसे मैं कोई सवाल पूछूं तो आप उसका आंसर कर सके। तो हमेशा पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी है उसको लेके बैठना है। और क्लासेस आपको डेली ज्वाइन करना है। ये नहीं कि आज का क्लास ज्वाइन किए अगली क्लास ना करे, या 7 बजे क्लास है तो हम 7:10 में जुड़े, तो इससे क्या होगा ना कि आपको चीजें कम समझ में आती है। ठीक है, तो कोशिश करना है क्लासेस समय से जुड़ना है और डेली जुड़ना है। ये हो गई। अब देखिए नोट्स यानी स्क्रीनशॉट जो है बनाने हैं। आपको जब कभी मैं कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। जब भी आपको क्लास एंड होने के बाद समय मिलता है, आप जरूरत की चीजें जो है अपने नोट कॉपी में जो है जरूर नोट कर ले। सवाल हमेशा आपको डाउट जो है चैट बॉक्स में पूछना है, यानी कि माइक ऑन करके सवाल नहीं पूछना है। और पोल्स का जवाब जरूर देना है। पोल्स में जब भी कहा जाए आंसर करने को, जरूर जवाब देना है। ठीक है, और होमवर्क जो आपके ग्रुप में लिंक आएंगे, ग्रुप में लिंक आएगा, जैसे आपका क्लास एंड होगा तो इसको लिए 9:30 बजे के करीब आपको ग्रुप में एक लिंक आएगा और उसका आंसर जरूर आपको करना है, उस पर क्लिक करके अपना सारे नंबर डाल के। और मोबाइल चार्ज जो है आपको हमेशा रखना है। कई बार क्या होता है कि आपकी क्लासेस 7 से 8 बजे है और जब जैसे ही 7 बजता है आपकी पता चलता है कि क्लास में मोबाइल चार्ज ही नहीं है, तो आपको 1 घंटा पहले चेक कर लेना है 5-6 बजे के करीब कि मोबाइल अगर चार्ज नहीं है तो उसे चार्ज में लगा दे, ताकि 7 से 8 बजे आपको मोबाइल चार्ज की वजह से, कमी की वजह से क्लास करने में दिक्कत ना हो।
ठीक है। और घर में हमेशा कोशिश करना है वैसे जगह पे बैठे जहां पे नेटवर्क अच्छा मिलता है। कई बार घर में ऐसे भी जगह होते हैं जहां पे इंटरनेट अच्छी नहीं चलती है, तो कोशिश करना है कि घर में जहां इंटरनेट अच्छा चलता है वहां पे बैठे। तो ये तो हो गया कि क्लास के दौरान क्या क्या करना है। कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपको नहीं करना है, जैसे कि आपको अनम्यूट नहीं करना है, यानी माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर हमने पोल में उत्तर कर दिया, सर मेरा सही है ना, सर मेरा गलत है ना, ऐसी एक्टिविटीज नहीं करना है। जब तक आपको ना कहा जाए कि माइक ऑन करके बोलिए, तब तक आपको माइक ऑन नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात कि कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। आपस में कई बार बच्चे बातें करते हैं, वो नहीं करना है। और बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना, यानी आपके मन में कोई भी सवाल रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो जरूर पूछिएगा। तो ये तमाम बातें थी, आज पहली क्लास थी, इसलिए मैंने 15 मिनट आपको ये सारी महत्वपूर्ण बातें एक साथ बता दिया। क्लियर है? तो कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं आप तो पूछ लीजिए। सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर आपको पूरी क्लास की सारी बातें समझ में आ गई है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, वेरी गुड। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गया है। अब हम आप लोगों को जो है क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें समझ गए हैं कि कैमरा और माइक हमेशा म्यूट करके बंद करके रखना है। डाउट पूछने के लिए इस 3 बटन पे क्लिक करके, इस 3 डॉट पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज में डाउट पूछ लेंगे। पोल में आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे जाएंगे, फिर ये पेज ओपन होगा, फिर यहाँ पे पोल्स एक्टिव पे क्लिक करके ऐसे जो है हम वोट करके क्या कर सकते हैं, पोल में आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपके 10th क्लास का पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब आप कहेंगे सर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें जो चीजें आप पढ़ेंगे ना, ये आपके आने वाले हर चैप्टर में यूज होगा। जैसे आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे पोलिनोमियल, वहां भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी जितनी भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि हर चैप्टर में इसका उपयोग होगा। जैसे आप एबीसीडी पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने में हमेशा एबीसीडी का उपयोग होता है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 10th क्लास के मैथ को समझने के लिए ये कुछ ऐसा ही बेसिक चैप्टर है, और इसमें आपके स्कूल में भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड भी होने वाला है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और आपके पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को जानना है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। तो आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। आपको कितने प्रकार की संख्याओं के बारे में पता है? कोई बच्चा बताना चाहता है? आपको किसी संख्या का प्रकार पता है? बताना चाहते हैं कोई भी? चलिए मैं बताता, देखिएगा, आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है? आपने ये सारी चीजें 9th क्लास में पढ़ी होगी। आप में से जो भी बच्चा बताना चाहता है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है, अपना नाम टाइप करेंगे चैट सेक्शन में। जो भी बच्चा बोल के बताना चाहता है। चलिए समीर बताइए क्या है? समीर बताइए, आपने नाम लिखा अपना। नेहा आप बताइए। सर पूर्ण संख्या जो अपने आप में पूर्ण होती है, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है। ठीक है, और बोलिए। सर बहुत अच्छा, अच्छा कोशिश किया आपने, एकदम सही था, बोलिए। अच्छा, और रितिका आप बताइए जल्दी से। रितिका आप बताइए। सर प्राकृत संख्या सर 1 2 3 4 सर डैश डैश डैश। सर वेरी पूर्ण गुड, संख्या सर 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। वेरी सर गुड, पूर्णांक संख्या सर बीच में 0 होती है, सर साइड में ऋणात्मक, और सर उसके साइड में धनात्मक है शायद। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने एकदम सही समझा, वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहता है? फिर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सर परिमेय संख्या बताऊं? हाँ बताइए। यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के बटा में रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, आपने प्रयास बहुत अच्छा किया। थोड़ी सी गलतियां हैं, मैं उसे अभी बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे आपने समझा, वेरी गुड है, बहुत अच्छा समझा है आपने। थोड़ी सी गलती है, मैं उसे अभी सुधार दूंगा। और कोई बच्चा बताना चाहता है आप में से?
सर परिमेय संख्या सर जो पी क्यू के रूप में लिखे जा सके सर वो भी होता है। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने। और कोई बच्चा बताना चाहता है? एकदम बोलना है। देखिए आपको डरना नहीं है, जो भी आपको आता है, गलत आता है आप गलत बोलिए, सही आता है आप सही बोलिए, कोशिश करना है। देखिए कोशिश करेंगे ना तो एक दिन आप एकदम सही भी बोलेंगे, और ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही बोला भी। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। पहली बात की डरना नहीं है। डाउट पूछने के समय या कोई चीज बताना हो, जैसे मैं अभी पूछ रहा हूं कि किन्हीं को आता है तो आप बता दीजिए, तो बताना है, डरना नहीं है। और कोई बच्चा बताना चाहता है तो आप बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। आप सभी लोगों ने बहुत ही सही बताया और एकदम सही बताया। थोड़ी सी चीजों को मैं सुधार देता हूं, उसको परिभाषा का रूप देता हूं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं के मदद से हम किसी चीज को गिनने का काम करते हैं, काउंट करने का काम करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके हाथों में कितनी उंगली है, तो आप कहेंगे कि 10 उंगली है। तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। इसलिए प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि गिनती कभी समाप्त नहीं होगी। अब यहाँ पे इसके नियम क्या कहेगा कि अगर हम 8 में +1 कर देंगे तो अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी, 9 में अगर हम +1 कर देंगे तो अगली मिल जाएगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि कभी भी प्राकृत संख्या समाप्त नहीं होगी। यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो हमें पता है कि 1 होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। लेकिन क्या हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं कि अपरिभाषित है, यानी हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को काउंट नहीं कर सकते। सर ये अनंत, ये अनंत होती है, अनगिनत होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि आसमान में कितने तारे हैं, तो आपकी गिनती कभी समाप्त होगी? आप गिनते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं अनंत है, आसमान में तारे अनंत है। इसी प्रकार, ठीक है, तो ये हो गया प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या के संग्रह में, जैसे ये प्राकृत संख्या में लिखा हो ना डैश डैश, ये प्राकृत संख्या है। अगर इसी में हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी प्राकृत संख्याओं के परिवार में ही जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, या गिनती की संख्याओं में ही जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। अब आप कहेंगे कि सर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? तो सिर्फ एक 0 का अंतर है। यानी 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यानी कि ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। बाकी जो भी संख्या है 1 2 3 4 5, ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक 0 का अंतर है। अब आते हैं पूर्णांक पे। तो देखिए जब पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, ये क्या है? पूर्ण संख्या मैंने लिखा है। और इसी पूर्ण संख्या में जब हम निगेटिव नंबर्स को, ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक का मतलब क्या है? जो 0 से छोटा हो, तो यानी कि -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो जब हम पूर्ण संख्याओं के संग्रह में निगेटिव नंबर्स को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है, यानी कि इंटीजर बन जाता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? ये हिंदी मीडियम का बैच है बाबू, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आपने ये भी पढ़ा था 9th क्लास में कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। मैं इसे भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये P/Q क्या है? तो P को हम लोग यहाँ पे नोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में अंश कहते हैं, और Q को हम लोग इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में हर कहते हैं। यानी जिस भी संख्या को हम P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो जैसे कि 1, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे यस सर ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे मैं बात करूं -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। मैं अगर बात करूं 3/2 5/3, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि सर ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या यानी जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता,
जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7। अब ऐसे जैसे मैं रूट लिखता हूं ना, तो कुछ बच्चों को ये समझ में आने लगता है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा तो हम उसे अपरिमेय संख्या कह देंगे। ये गलत कंसेप्ट है। सही कंसेप्ट क्या है तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं √4, तो √4 का मतलब क्या होता है, हम इसे 2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी जोड़े में गुणा करके अगर हम लिख सकते हैं तो फिर ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुने 2 के बाद अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे √4 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं √9 को, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं, और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, ये भी रैशनल नंबर है, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं बात करता हूँ √3 का, √2 का, तो क्या हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब P बटा Q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में? तो ये हमेशा याद रखना है कि रूट के अंदर कोई भी अगर संख्या है तो हम उसे अपरिमेय नहीं कह देंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या उसको हम जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं तब तो वो परिमेय संख्या है, अगर हम उसे जोड़ा में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं तब वो अपरिमेय संख्या होगा। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बताएंगे, माइक ऑन करके नहीं बोलना बाबू, चैट सेक्शन में वाई टाइप करना है, ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि परिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या, और जिसे हम नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है, तो आप माइक ऑन करके पूछो, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। अब हम एक बार आगे करना, क्या करना है, आगे करना एक बार। अच्छा ये वाला, यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सभी चीजें आप लोग जानते थे, मैंने बस रिवीजन के पर्पस से बताया। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। आपने अभी देखा था कि आपका पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम वापस आते हैं यहीं पे, और मेरे 2-3 सवालों का जवाब दीजिएगा कि जो भी संख्या प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्या है। देखिए ध्यान से, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, वो सारी संख्या पूर्ण संख्या है, और जो भी संख्या पूर्ण संख्या है वो सब पूर्णांक है। जो भी संख्या पूर्ण संख्या है वो सब पूर्णांक है, और जो भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या भी है। जितनी भी पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आज जब सबके बट्टे में 1 है, यानी कि ये P बटा Q के रूप में है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सबको अगर हम एक साथ मिला दें तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तो आप केवल परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ देते हैं, तो अगर मैं इन सबका एग्जांपल लिखूं एक साथ, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, तो क्या निकल के आएगा, कुछ इस प्रकार की संख्या निकल के आएगा, -1, -2, 0, -1/2, -4/5 या 4/3, 2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ये सब जो है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, √2, √3, √5, √6, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। आज जब इन दोनों को मिला देते हैं आपस में, इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये सब मिलके क्या बन जाते हैं, वास्तविक संख्या। ये सब मिलके क्या बन जाते हैं, वास्तविक संख्या। अब इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मैं अगर यहां लिख दूं 5 + √2, तो आप इसे क्या कहेंगे, मैं 2 विकल्प दे रहा हूं, आप खुद देखना, आप खुद बता सकते हो। आप इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे परिमेय प्लस वास्तविक, या आप इसे कहोगे अपरिमेय प्लस वास्तविक। आप इसे क्या कहोगे, आप खुद सोच के देखो, तो आंसर कीजिए। तो आप लोग एक बार आप इसे ए कहोगे कि बी कहोगे, एक बार आप कोशिश करके देखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार आप प्रयास कीजिए।
एक बार गलत होगा कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए, गलत की चिंता तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को आता तो फिर हम लोग क्लास क्यों करते, यानी आप लोग को तो सीखना है और मुझे सिखाना है, तो चिंता एकदम नहीं करना। लेकिन मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने अच्छे सवाल का आंसर एकदम सही कर रहे हैं। देखिए हम क्या कहेंगे, 5 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या के साथ जब एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो ये पूरी संख्या क्या बन जाती है, अपरिमेय बन जाती है। पूरी संख्या क्या बन जाती है, अपरिमेय बन जाती है। और जो भी संख्या अपरिमेय होता है वो क्या होता है, वो वास्तविक भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये अपरिमेय भी है और साथ में वास्तविक भी है। अगर इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन दे दूं 5 + √9, तो अब आप इसे क्या कहेंगे, अब आप इसे कहेंगे कि सर ये √9 का मतलब हुआ 3, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 3 लिख सकते हैं, यानी कि 8, और 8 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, परिमेय प्लस वास्तविक, यानी कि ये परिमेय भी है और वास्तविक भी है। बात समझ में आया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया परिमेय प्लस वास्तविक। क्लियर है ना। तो जो परिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, क्योंकि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश किया गया है कि जो भी परिमेय है और जो भी अपरिमेय, दोनों को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या बनता है, रियल नंबर्स बनता है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। कहीं भी डाउट होगा तो पूछेंगे जरूर, कहीं पे डाउट होगा तो पूछेंगे जरूर। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अंक गणित की आधारभूत परिमेय पढ़ने वाले हैं, थ्योरम पढ़ने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण। तो अब देखिए एकदम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को पढ़ेंगे। तो मुझे बता दीजिए कितने बच्चों को पता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। जो भी बच्चा बताना चाहता है अपना नाम टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों को आता होगा। विकास बताइए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। आफाक नाम से जो बच्चा है आप बताना चाहते हैं, बताइए। जो भी बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन। रितिका आप बताइए। सर जो अभाज्य हो वो 2 से भाग नहीं होती, पूरी पूरी भाग नहीं होती वो, और जो भाज्य हो है वो 2 से भाग होगा, उसका शेषफल 0 आ जाएगा। थोड़ा सा गलत है, मैं अभी बताता हूँ, मैं थोड़ा सा अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, जो आपने बताया वो कंसेप्ट को कहते हैं सम और विषम। ठीक है, उस कंसेप्ट को कहते हैं जो आपने बताया उसे सम और विषम कहते हैं। तो अभी मैं इसे भी बताऊंगा कि सम विषम अभाज्य और भाज्य में क्या अंतर होता है, अभी बताऊंगा। चलिए आपने कोशिश अच्छा किया। नेहा आप बताइए जल्दी से। नेहा, नेहा। सर अभाज्य संख्या जिसके एक और सिर्फ वो पहाड़ा 2 ही गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या जिसके 1 से अधिक गुणनखंड हो। 1 से अधिक नहीं, 2 से अधिक। यस सर। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। और कोई बताना चाहते हैं, और कोई बच्चा। देखिए नेहा ने एकदम सही बताया, और कोई बच्चा बताना चाहते हैं। हाँ, लॉर्ड नाम से जो बच्चे हैं, अमित नाम से बताइए। एकदम कोशिश करना। सर हाँ, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड न हो, और सर भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड, एकदम सही है। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा। चलिए अब मैं बताता हूं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने, लगभग ज्यादातर लोगों ने एकदम सही बताया। अब देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। अभाज्य संख्या जो 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी और से पूरा पूरा ना भाग लगे। जैसे 1 क्या अभाज्य संख्या है, आप बताइए क्या 1 अभाज्य संख्या है? अगर है तो y टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो n टाइप कीजिए। 1 अभाज्य संख्या है तो y, नहीं है तो n। देखिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है, और 1 ना तो भाज्य संख्या है, यानी ये भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड है, और अभाज्य संख्या में हमेशा 2 गुणनखंड होना चाहिए, 1 और 1 स्वयं, 2 गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे 1 का एक ही गुणनखंड है, इसीलिए ये ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है।
एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है, यानी कि ना तो ये प्राइम नंबर है ना तो ये कंपोजिट नंबर है। दूसरी बात, अब 2 की बात करते हैं तो 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके 2 ही गुणनखंड है, जो 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार से 3 देखिए, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। लेकिन अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो जो 1 और स्वयं के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा यानी किसी और से भी कटे, किसी और से भी कटे, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4 है, वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया? जो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। और यहीं पे अगर हम बात करें 5 की, तो 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से, तो ये अभाज्य हो गया। यहीं पे अगर 6 की बात करें तो 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये हो गया भाज्य संख्या। 7 की अगर बात करें तो देखिए 7 किससे कटेगा? 7 कटेगा 1 से और 7 से। 8 किससे कटेगा? तो 8 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 9 किससे कटेगा? तो देखिए 9 किससे कटेगा? 1 से, 3 से और 9 से। 10 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो सब भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं। और जो मैंने रेड से लिखा है वो सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। अंतर क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? आसान है एकदम कंसेप्ट। अब देखिए एक बच्चे ने सम संख्या और विषम संख्या बताया। देखिए सम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। इन सब में जो है 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, इसलिए ये सम संख्या है। अब आप कहेंगे विषम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब ये कैसी संख्या है? जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता, तो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। तो अब अभाज्य संख्या विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। सम संख्या क्या होता है पता है, विषम संख्या क्या होता है पता है, अभाज्य संख्या क्या होता है पता है, और भाज्य संख्या क्या पता है। क्लियर है? क्लियर है? एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक जो है क्या है? ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। यहाँ पे 2 क्या है? पीला वाला अभाज्य संख्या। ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या। ये 5 क्या है? अभाज्य संख्या। ये 7 क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 1 और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कट रहा है, 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग नहीं लग रहा है, इसलिए ये सब अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या जो 1 के अलावा किसी, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और, जैसे कि 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 4 से भी कटे, तो ये भाज्य हो गया। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। माइक म्यूट रखना है। देखिए माइक ऑन नहीं करना है। देवराज नाम से जो बच्चा है, देखिए माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार 8 देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। 9 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 3 से, 9 से। 10 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। तो ये सब संख्या क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। तो एकदम सिंपल है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या निकालना। अब मैं आपसे कुछ छोटे से सवाल पूछूंगा और आपको इसका आंसर करना है। तो डिफिनीशन देख लीजिए, अभाज्य संख्या का क्या होता है? वह संख्या जिसे स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये सिर्फ 1 और अपने आप से कटेंगे और किसी संख्या से नहीं कटेंगे, इससे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार भाज्य संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जिसे स्वयं और 1 के साथ साथ किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित किया जा सकता है, तो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 6, 8, 9, 10। तो 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 6 किससे कटेगा? 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6। और 8 किससे कटेगा? 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। 9 किससे कटेगा? 1 से, 3 से, 9 से।
10 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। इसलिए ये सब संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। क्लियर है? एकदम सिंपल जी। 13 जो है अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से और 13 से और किसी से नहीं कटता है। क्लियर है एकदम? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। कहीं पे डाउट होगा तो एन टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो एन टाइप करेंगे। एकदम क्लियर है? वेरी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये तो आप लोग पहले से जानते हैं कि एक जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो अभी आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये क्या है। ये एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये तो आपको पता है, क्योंकि एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का आंसर सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या करेंगे? आपको बताना है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो सभी बच्चों को कैसे आंसर करना है मैं बताता हूं। अपना नाम लिखना है और इसमें जो भी अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है, उसको लिखना है एक साथ। सभी बच्चों को आंसर एक साथ भेजना है, यानी कि एक एक करके नहीं, सब एक साथ, यानी नाम और जितने इसमें से अभाज्य संख्या है सबको एक साथ सेंड करना है। क्योंकि ये आज आपका पहला आंसर है, तो सभी कोशिश कीजिए कि सही करें। इनमें से जितनी संख्याएं लिखी गई हैं उनमें से अभाज्य संख्या को पहचानना है। तो आपको अपना नाम लिखना है और अपना इसमें से जो भी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है जल्दी से। कोशिश कीजिए। गलत आंसर विकास, आपने पूरा आंसर नहीं किया। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। विकास आपने पूरा आंसर नहीं किया। और भी ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य संख्या है, ध्यान से कोशिश कीजिए, ध्यान से कोशिश कीजिए। गलत आंसर इरफान, 51 अभाज्य संख्या नहीं है। 17 या 51, 17 से 51 कट जाएगा। तो जो लोग भी 51 लिख रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि 51 17 की पहाड़ा में आता है। तो 51 वाले लोग सबका आंसर गलत है। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। नेहा का भी आंसर गलत है, इन्होंने भी 51 लिखा हुआ है। एकदम आराम से। नीरज का आंसर सर मैं भूल गई थी, गलती से लिख दिया वो मैंने। कोई नहीं, कोई नहीं, दोबारा से लिख दीजिए, सही, कोई बात नहीं। वेरी गुड विकास, सही आंसर आ गया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे। हिमांशी, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। आसिफ, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। अब आप लोग सही कर रहे हैं, वेरी गुड। नितिन का भी आंसर एकदम सही आ गया, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। काफी अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब आप लोग समझ चुके हैं, मैं समझा देता हूं एक बार। देखिए 41 एक और किसी संख्या से कटेगा तो सिर्फ 41 है और किसी से नहीं कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 41। 42 किससे कटेगा? ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ठीक है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 43 देखिए 1 से कटेगा और 43 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये एक आपका आंसर हो गया। 44 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 45 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 46 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है, और ये 46 से भी कटेगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। 47 1 से कटेगा और 47 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये आपका एक आंसर हो गया। 48 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 से कटेगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। 49 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 49 से भी कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 50 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 51 देखिए, 51 में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। 1 से कटता है, 17 से भी कटता है और 51 से भी कटता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 52 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 26 से भी कटेगा, 52 से भी कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 53 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 53 से कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 54 आपका आंसर नहीं होगा, क्यों? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 27 से भी कटेगा और 54 से भी कटेगा और भी 9 से भी कटेगा, तो कई माने ये आंसर नहीं होगा।
55 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, 55 से कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 56 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 57 किससे कटेगा? 1 से और 57 से, तो ये आंसर हो जाएगा। 58 1 से कटेगा, ठीक है, और 2 से भी कटेगा, और कितना से कटेगा बताइए? 29 से भी कटेगा, ठीक है, और कितना से कटेगा? 58 से भी कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 59 कितना से कटेगा? 1 से और 59 से, और किसी से नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 60 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना होगा? कौन कौन सा होगा? देखिए, एक तो 41 होगा, ठीक है, 41 होगा, 43 होगा, 53 होगा, 47 होगा, 57 होगा, 59 होगा। इतनी, यानी कि टोटल 6 संख्याएं होंगी। कितने बच्चों का सही आंसर, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सर 57 कैसे होगा? 57 कैसे होगा? हाँ, 19 या 57, देखिए 57 नहीं कटेगा, 57 नहीं होगा, क्योंकि 19 या 57 होता है, देखिए, ठीक है, 9 तरीका 27, हाथ में अच्छा 2, तो यहाँ पे 57, 19 या 57 होता है, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है इतनी ही संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी, 41, 43, 47, 53 और 59। इसके अलावा कोई भी संख्या जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है? एकदम आसान है, क्लियर है ना? एकदम आसान है, सिंपल। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर? वो जल्दी से लिखा गया था, इतना तो आप लोग समझते हैं ना। चल, तो आप लोग को अभाज्य संख्या पहचानने आ गया है, वेरी गुड। चलिए, अब कुछ सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, और देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3। गलत आंसर नितिन, गलत आंसर, 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या होता ही नहीं है, और 2 अभाज्य संख्या होगा। चलिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी छोटा भी होना चाहिए, सम भी होना चाहिए, तो वो भी आंसर 2, क्योंकि 2 जो है अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटा भी है, और ये सम संख्या भी है, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा। चलिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, यानी छोटा भी हो और विषम भी हो। वेरी गुड। तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये विषम भी है, सबसे छोटा भी है, और अभाज्य भी है। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 सम है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, तो ये 3 होगा। चलिए, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या, क्या होगा आंसर? वेरी गुड, 1 हो जाएगा। वेरी गुड। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। तो इसे लिखेंगे कि पता नहीं किया जा सकता है, नहीं बता सकते हैं, अपरिभाषित है, पता नहीं किया जा सकता है। क्या बोलेंगे इसे? अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है, एकदम आसान था, अपरिभाषित, नहीं बता सकते। आज की दुनिया में कितनी संख्याएं हैं, और उनमें से सबसे बड़ी कौन से, कैसे पता करेंगे? नहीं कर सकते। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सम भी हो और भाज्य भी हो, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी तो 4 है। क्यों? क्योंकि ये सम भी है, भाज्य भी है, और सबसे छोटा भी है। 4 से छोटा कोई भाज्य संख्या होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, यानी विषम भी हो और भाज्य भी हो, विषम भी हो और भाज्य भी हो, तो वो हो जाएगा 9। क्यों? क्योंकि ये देखिए विषम भी है और भाज्य भी है, यानी 1 3 9, यानी भाज्य भी है और विषम क्यों है? क्योंकि 2 से कटेगा भी नहीं, और ये सबसे छोटा है। किसी बच्चे को डाउट है? एकदम सिंपल सवाल है। यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? नो। सवाल था। चलिए, अब हम एक यहाँ पे पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन अब हम यहाँ पे पोल सेक्शन में करेंगे। और पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है आप सभी बच्चों को मैं बता चुका हूं। प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताना है।
तो ध्यान रखिएगा दोनों सही होना चाहिए, यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या होना चाहिए और यहाँ पे सबसे छोटा अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा सही विकल्प है? सबसे छोटा भाज्य संख्या होना चाहिए, उसके बाद सबसे छोटा अभाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, समय दूंगा, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताना है। अभी अभी आपने किया था, आराम से कीजिए। देखिए गलती कर रहे हैं जल्दबाजी में, कई बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए टॉपर लिस्ट में आप नहीं आओगे, जल्दबाजी कर रहे हैं। 5 बच्चों का आंसर गलत हो गया। आप जल्दबाजी करोगे टॉपर लिस्ट में कभी नहीं आ पाओगे। ठीक है, आराम से कीजिए, समय लीजिए, समय लीजिए, पूरे 1 मिनट का समय है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है? तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा? पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सर कितने बच्चे? मैं देख पा रहा हूं अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं और 7 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। पोल सेक्शन में आंसर करने, माइक ऑन नहीं करना है। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट के 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए। पोल में आंसर करना जरूरी है, नहीं तो आप टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाओगे। पोल में आंसर कीजिए, भले गलत हो जाए कोई बात नहीं, आंसर जरूर करें। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, I have done, sir. 5, 4, 3, 2, 1। चल समझते हैं कैसे करेंगे इसे, एकदम ध्यान से समझते हैं। देखिए बहुत सरल सा प्रश्न था, आपने जल्दबाजी में गलत किया। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बताना है ना। सबसे पहले क्या करना है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो हम निकाल लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और अपने आप से कटता है, तीसरी से कटता है, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटता है। तो एक तो भाज्य संख्या नहीं है। 2 1 और 2 से कट रहा है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। 3 1 और 3 से कटता है तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। तो 4 क्या है? 1, 2 और 4, यानी कि ये सबसे छोटा क्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4। अब देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या निकालना है। तो एक तो क्या है? अभाज्य संख्या है ही नहीं, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। तो यहां से एक आ गया कितना? 2, यानी आंसर क्या होगा? 4 और 2, क्योंकि 4 यहाँ पे सबसे छोटा भाज्य संख्या हो गया और 2 सबसे जो है छोटा अभाज्य संख्या हो गया। तो आंसर क्या होगा? 4 और 2। आंसर क्या होगा? 4 और 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 4 जो है सबसे छोटा भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या सबसे छोटा जो है 2 है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, क्लियर है सर ना? रिपीट कर दो। इसे रिपीट करना है? यस सर। ठीक है।
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, एक बार आप बताओगे रितिका? सबसे छोटी भाज्य संख्या, अच्छा भाज्य संख्या क्या होता है रितिका, आप बताओगे? चलिए मैं बता देता हूं। भाज्य संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा, एक सर और स्वयं से भाग होती हो, क्या होती हो, फिर से बताइए। जो एक और अपने आप के अलावा होती हो। आप समझ नहीं रही है मैं क्या कह रहा हूं। जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग होती हो, ठीक है, यानी जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो एक ही गुणनखंड है तो ये नहीं होगा, दो के सिर्फ दो ही गुणनखंड है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, और तीन के सिर्फ दो ही गुणनखंड है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सबसे छोटा आएगा 4, जो एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या आ गया, 4 आ गया। सबसे छोटा क्या आ गया, भाज्य संख्या 4 आ गया। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और अपने आप से कटे, एक और स्वयं से कटे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 2, क्योंकि एक से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, तो इसलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। तो आंसर क्या होगा, 4 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 2, यानी कि ऑप्शन बी। अभी क्लियर है, क्लियर है ना? चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आपका पहला क्लास था, तो हमने जो चीजें पढ़ी आपने देखा कैसे पढ़ा, और अब जो है आपकी अगली क्लासेस जो होगी, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास आपकी कब होगी देख लीजिए, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेज होती हैं, तो अगली क्लास आपकी होगी गुरुवार को।